अथ दृश्य श्रव्य भेदेन काव्य विभाग। अब यहाँ पर दृश्य श्रव्य भेद की अपेक्षा से काव्य विभाग, काव्य का विभाजन किया जाता है। बोलिए। एवं ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य चित्रत्वेन काव्यस्य भेदत्रयमुक्त्वा पुनर्दृश्य श्रव्यत्व भेदेन भेदद्वयमाह। एवं इस प्रकार से ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य चित्रत्वेन, अर्थात ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य की अपेक्षा से काव्यस्य भेदत्रयमुक्त्वा, काव्य के 3 भेदों को अच्छी तरह से बता करके पुनः फिर से दृश्य श्रव्यत्व भेदेन, अर्थात दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य की अपेक्षा से भेदद्वयमाह, 2 भेदों को कहा जा रहा है। काव्य के 2 भेद बताए जा रहे हैं। कौन से हैं? यथा आचार्य विश्वनाथः साहित्य दर्पणे लिखितवान्। किं वदन्तु एकवारं सर्वे। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्। पुनः इत्युक्ते फिर से, एक बार तो आपको पहले बता दिया, परंतु फिर से काव्यस्य भेदद्वयं मतम्, काव्य के 2 भेद बताए हैं। किस अपेक्षा से? दृश्य श्रव्यत्व भेदेन, दृश्यत्व भेदेन, श्रव्यत्व भेदेन, दृश्यत्व की अपेक्षा से और श्रव्यत्व की अपेक्षा से काव्य के फिर से 2 भेद होते हैं। दृश्य काव्य लक्षणम, अब दृश्य काव्य किसे कहते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। भवन्तः जानन्ति प्रायः सर्वे वैयाकरणा अत्र सन्ति। दृश्यम इत्यस्य व्युत्पत्ति का, व्युत्पत्ति के व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्ययं न पृच्छामि, व्युत्पत्तिं पृच्छामि। दृश्य धातु यत् प्रत्यय तो अस्ति प्रकृति प्रत्यय, किंतु व्युत्पत्ति का दृश्यमिति पदस्य द्रष्टुं योग्यम इति दृश्यम, है ना? द्रष्टुं योग्यम इति दृश्यम। तो श्रव्य काव्य क्या होगा? हाँ, श्रोतुम योग्यम श्रव्यम। जो सुनने योग्य है वो श्रव्य, जो देखने योग्य है वो दृश्य। इतनी सी परिभाषा। देखिए, अब इसी को थोड़ा शास्त्रीय अंदाज से बोला जा रहा है, शास्त्रीय लक्षण करके बताया जा रहा है। यथा अस्माकं साहित्य दर्पणे लिखितमस्ति। दृश्य काव्यस्य लक्षणं वदन्तु सर्वे। दृश्यं तत्राभिनेयं तत् रूपारोपात्तु रूपकम्। पूरी पंक्ति एक साथ पढ़ूंगा, फिर आपको एक साथ बोलना है। दृश्यं तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तु रूपकम्। दृश्यम किम, बहुत अच्छा विषय है, आप लोग सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। दृश्य काव्य क्या होता है? एक शब्द में उत्तर दे दिया। क्या? अभिनेयम दृश्यम, तत्राभिनेयम दृश्यम। अभिनेयम का मतलब अभिनेतुम योग्यम इति अभिनय, जिसका अभिनय किया जा सके उस काव्य को क्या बोलते हैं? दृश्य काव्य। क्या रघुवंश का अभिनय किया जा सकता है? क्या नहीं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम का अभिनय किया जा सकता है, तो वो दृश्य काव्य। कुमार संभव का अभिनय किया नहीं जा सकता है, लेकिन मालती माधव या उत्तर रामचरितम का अभिनय किया जा सकता है, वो दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य की एक शब्द में परिभाषा देखें तो क्या बताएंगे? तत्र अभिनेयम दृश्यम, जिसका अभिनय किया जा सकता है, अभिनेतुम योग्यम दृश्यम, अभिनेयम दृश्यम, अर्थात जिसका अभिनय किया जा सकता है, अभिनय करने योग्य जो काव्य होता है, उस काव्य को हम क्या बोलते हैं? दृश्य काव्य। अत्र दृश्य काव्यस्य एव
एकं भिन्नं नाम अपि अस्ति, भिन्नं नाम अस्ति। किं नाम अस्ति तस्य? रूपकं। किं नाम अस्ति? रूपकं। इसी को रूपक भी कहते हैं। शिष्य पूछता है, गुरुजी इसको रूपक क्यों कहते हैं? उसका जवाब भी यहाँ पर लिखा है, तत् रूपारोपात् तु रूपकम। बोलो एक बार, तत् तस्य रूपस्य आरोपात् रूपकम। उसके रूप का आरोप किया जाता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? रूपक। क्या मतलब? जैसे हम रामलीला देखने गए, एक रामलाल नाम का कोई व्यक्ति था, वो राम का अभिनय कर रहा था। ठीक है, किसका अभिनय कर रहा था? राम का अभिनय। तत् रूपारोपात् तु रूपकम। वह उस राम के रूप का आरोप उसके अंदर किया गया, इसलिए उस काव्य को हमने क्या बोल दिया? रूपकम। ठीक है, अर्थात कोई भी अभिनेता अनुकार्य का अनुकरण करता है। अनुकार्य कौन है? राम। अनुकर्ता कौन है? रामलाल, जो नाटक कर रहा है रामलीला में, जो बना है राम, वो। तो राम के रूप का, राम की भाषा का, राम के वस्त्र का, राम की चेष्टाओं का, राम के व्यवहार का जो अनुकरण करे, उसे हम क्या बोलते हैं? रूपक। और जो भी रूपक या अभिनय करता है, उसको बिल्कुल उसके जैसा ही अभिनय करना पड़ता है, वरना उसको रूपक नहीं बोलते, वरना वो अभिनेता सही अभिनेता नहीं माना जाता। जब मैं मुंबई परिसर में था, वहाँ पर हम एक नाटक करवा रहे थे, उसमें एक बच्चे को रावण का रोल दिया था हमने। अब रावण का रोल है तो उसको रावण जैसा ही होना पड़ेगा। अब रावण जैसी चाल होनी चाहिए। तो उस कैंपस में बड़ा सा एक बरामदा था ऐसा, मुझे ध्यान है, उसको 100 चक्कर कटवाए थे कि ऐसे रावण चलता है, तू चल करके बता। उसको चाल ही नहीं आ रही थी रावण जैसी, वो अपनी चाल चलता था। हमने कहा नहीं, तद रूपारोपात, हमें उसी रूप का अनुकरण करना है, जैसे रावण चलता था वैसे नहीं चलोगे तो तुम रावण नहीं कहलाओगे। पब्लिक तुमको रावण नहीं समझेगी। तो तुम्हें रावण बनना है तो तुम्हारा मेकअप भी हम ऐसा करेंगे, है ना, लंबे से बाल और वो सब। तुम्हें हंसना भी बिल्कुल उस तरह से हंसना है। तुम्हारी चाल भी वैसी होनी चाहिए, तुम्हारा एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ऐसा अगर नहीं होगा, किसी के रूप का आरोप अगर नहीं किया जाए तो उसको रूपक नहीं बोलेंगे। अस्तु, दृश्य काव्य को 2 नाम से जाना जा सकता है। अभिनेयम, जो जिसका अभिनय किया जा सकता है, उस काव्य को हम दृश्य काव्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम रूपक भी है। रूपक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अनुकार्य के रूप का अनुकरण इसमें किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रूपकम। स्पष्टमेतत्, है ना? पश्यतु, दृश्यम तत्राभिनेयम तत् रूपारोपात्तु। यहाँ संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तत् रूपारोपात्, तस्य रूपस्य आरोपात्, उसके रूप का आरोप। किसके रूप का? रामादि के रूप का। रामादि के रूप का आरोप उसके अंदर किया जाता है। बहुत सारी मूवीज़ जो बनती हैं, उस बनने के बाद जब उनके रिव्यू सुने जाते हैं उनके हीरो से या हीरोइन से, तब वो बताते हैं कि साहब मुझे ऐसा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अभी एक मूवी आई थी छावा। कौन सी मूवी आई थी? छावा। छावा में नायक कौन था? विकी कौशल। और विलन कौन था? बताओ कौन था? अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना था। अब उनसे बाद में जब रिव्यू लेकर के पूछा गया कि भाई कैसे आप लोगों ने मूवी की, क्योंकि उस जो क्या बना था, विक्की कौशल छावा बना था, है ना, शिवाजी का पुत्र, है ना, क्या नाम था? संभाजी। संभाजी, राइट, संभाजी बना था। तो संभाजी बना था, और संभाजी का उसके साथ कौन था? वो मुस्लिम राजा कोई था,
हाँ नहीं, क्या नाम था उसका? हाँ, औरंगजेब, राइट, औरंगजेब। तो औरंगजेब का संभाजी के साथ भयंकर दुश्मनी थी। तो उसने बाद में रिव्यू में बताया कि साहब, हम जब तक शूटिंग चली तब तक हम दोनों ने एक दूसरे से खूब दूर रहे, पास में भी नहीं आए, हम उसको बिल्कुल दुश्मन ही समझते रहे। तब जाकर के वो दुश्मनी पर्दे पर उतर कर गया। सोचो कितने रूप का अनुकरण करना पड़ता है तब जाकर के कोई व्यक्ति उस रूप में आ पाता है। तो तभी वो दृश्य काव्य के रूप में अच्छे से बन रहा। सामान्य एक्टिंग करनी है तो कोई भी कर लेगा, रील्स बनाने वाली एक्टिंग नहीं चाहिए। पर्दे पर आने वाली जो एक्टिंग होती है वो ज़बरदस्त होती है, तब जा कर के वो अभिनय कहलाता है। तो वो अभिनय यहाँ पर जानना चाहिए। पश्यतु अग्रे, बोले सभी लोग, अभिनेयम अभिनय योग्यम। जो ऊपर श्लोक में लिखा था दृश्यम तत्राभिनेयम, अभिनेयम। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी अभिनय क्या होता है? तो बताए अभिनय योग्यम अभिनेयम, जो अभिनय करने योग्य होता है उसको हम अभिनय कहते हैं। बोलिए, तच्च दृश्यम काव्यम नटैहि रामादि स्वरूपारोपात् रूपकमिति च कथ्यते। देखो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने बात बताई वही चीज इसमें आगे आई है। देखो, तच्च दृश्यम काव्यम, और वो दृश्य काव्य रूपक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नटई ही, नट कौन होता है? अभिनेता। अभिनेता बोलो, नट बोलो, अनुकर्ता बोलो, ये सब पर्यायवाची शब्द है ना। जो अभिनय करने वाला, उन नटों के द्वारा रामादि स्वरूपारोपात, राम आदि के स्वरूप का आरोप करने के कारण रूपकमिति च कथ्यते, इसको हम रूपक भी कहते हैं। ठीक हुआ? तो दृश्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको देखा जाता है। अभिनयम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अभिनय किया जाता है। रूपकम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुकार्य के रूप का अनुकरण किया जाता है। तीन तीन नाम है, दृश्यम बोलो, चाहे अभिनयम बोलो, चाहे रूपकम बोलो, ये सब पर्यायवाची है। अस्तु, अभिनयस्य स्वरूपम भेदांश्च कथ्यन्ते। अब इसके स्वरूप और भेदों को यहाँ पर कहा जाता है। बोलेंगे सभी, भवेदभिनयोऽवस्था नुकारः स चतुर्विध। आंगिको वाचिकश्चैव माहार्यः सात्विकस्तथा। अभिनयस्य स्वरूपम, अभिनय किसे कहते हैं? परीक्षायाम आगन्तुम शक्नोति अभिनयस्य लक्षणम किम। देखिए, अभिनय किसे कहते हैं? एक पंक्ति में उत्तर दिया, भवेत अभिनयः, वह अभिनय होवे। क्या? सिर्फ एक शब्द में उत्तर है, अवस्थानुकारः अभिनय। अवस्था का अनुकरण करने का नाम अभिनय है। अन्वय, अवस्थानुकारः अभिनयः भवेत्। अवस्था का अनुकरण करना अभिनय कहलाता है। क्या मतलब अवस्था का अनुकरण? जिस अवस्था में अनुकरता है उसी अवस्था को बिल्कुल, मैंने बताया ना, उसी तरह के वस्त्र, उसी तरह की भाषा, उसी तरह का एटीट्यूड, ये सब अनुकरण किया जाए उसे कहते हैं अभिनय। तो आपको पूछा जाए अभिनय किसे कहते, तो क्या बताओगे? अवस्थानुकारः, अवस्थानुकारः अभिनय। अवस्था का अनुकरण करना, अर्थात उनका हुबहू एक्टिंग करना अभिनय कहलाता। मतलब जैसा वो करते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा खुद करना, इसको हम अभिनय कहते हैं। कितने भेद है अभिनय के? स चतुर्विधः, वह अभिनय 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आंगिकः, आंगिक अभिनय, वाचिकः, वाचिक अभिनय, आहार्य और सात्विक, 4 प्रकार का अभिनय होता है।
ठीक है, आगे लिखा है, पढ़ें। नटैर अंगेन, बोलिए, वाचा वस्त्रालंकारादिभिः मानस भावैश्च राम युधिष्ठिरादीनां अवस्थानुकरणम् अभिनयः। अब समझना, पूरी अभिनय की परिभाषा भेद सहित यहाँ पर आ गई। नटैहि, नट के द्वारा, अंगेन, अपने अंगों के द्वारा। राम कैसे हाथ चलाते हैं तो उसको वैसे ही हाथ चलाना, राम कैसे हंसते हैं वैसे ही हंसना, रावण कैसे हंसता है उसको वैसे हंसना, ये कहलाता है आंगिक अभिनय। एक होता है वाचा, वाणी के द्वारा किया जाने वाला। राम की मृदु वाणी है तो बिल्कुल अभिनय करने वाला बिल्कुल मृदु वाणी से बोलेगा। रावण की गर्वोक्ति होती है, अभिमान से युक्त वाणी होती है, तो रावण का अभिनय करने वाला गर्वोक्ति के साथ बात करेगा, तो उसकी बोलने की टोन चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं वाचा, वाणी के द्वारा किया जाने वाला अभिनय। इसके बाद आता है वस्त्रालंकारादिभिर अभिनय। कोई राम का रोल कर रहा है और टी शर्ट और जीन्स पहन करके आ जाए, कैसा लगेगा? अरे गुरुजी ऐसा कैसा राम, आपको सूट ही नहीं होगा। गुरुजी ऐसा कैसा राम, पूरा रामलीला देख लोगे परंतु आपको आनंद नहीं आएगा। गुरुजी राम ही नहीं था। इसके लिए एक आहार्य अभिनय बताया। अगर राम का रोल कर रहा है तो वल्कल वस्त्र या धौत और राज वस्त्र होने चाहिए। ये क्या है गुरुजी? ये आहार्य अभिनय है। क्या है ये? आहार्य। मतलब आप जिसका रोल कर रहे हो वैसे हो या नहीं। अगर डाकू का रोल कर रहे हो तो डाकू जैसी मूछे, रिवॉल्वर साथ में होनी चाहिए और सब होना चाहिए, गब्बर सिंह जैसा लुक आना चाहिए, तो आप डाकू का रोल कर रहे हो। साधु का रोल कर रहे हो तो साधु के वस्त्र, कॉस्ट्यूम पूरी वो होनी चाहिए। इसको कहते हैं आहार्याभिनय। अगर आपका आहार्य सही नहीं हो तो अभिनय बिल्कुल खराब हो जाता है। और एक चौथा सबसे महत्वपूर्ण अभिनय होता है, उसको बोलते हैं सात्विक अभिनय। कैसे होता है? मानस भावई। चारों अभिनयों में सबसे महत्वपूर्ण अभिनय मैं मानता हूं इसको, कौन सा? सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय क्या होता है? इसको बोलते हैं मानस भावई। मानस भाव से किया जाने वाला अभिनय होता है। मतलब उस रोल में व्यक्ति पूरा उतर जाता है, मन से इस काम, मतलब आंखों में आंसू खुद के आने लग जाएंगे, पसीना आने की आवश्यकता तो खुद ऐसा डूब जाएगा उसमें कि खुद से पसीना। बाकी मूवीज़ में देखते हो आंसू आने का काम, कई लोग आंसू नहीं आते हैं तो कई तरह के उपाय करके और कुछ डाल करके और फिर आंसू जबरदस्ती लाते हैं। पर जो सात्विक अभिनय करता है वो रियल रोता है, रियल रोता है और रियल आंखों में आंसू लाता है और वो फिर अभिनय होता है। ऐसा जो अभिनय करता है उसको बोलते हैं सात्विक अभिनय। समझ में आ गया? सात्विक अभिनय 7-8 प्रकार का होता है, आगे आपको बताएंगे प्रसंग में। तो इस तरह से नट के द्वारा, अंगों के द्वारा या वाणी से या वस्त्रालंकार आदि के द्वारा या मानस भाव के द्वारा राम, युधिष्ठिर आदि की अवस्थाओं का अनुकरण जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिनय। पहले तो इतना ही परिभाषा बताई थी, अवस्थानुकार अभिनय, परंतु बाद में चतुर्विधा बताया। तो अंगों के द्वारा, वाणी के द्वारा, आहार्य के द्वारा और सात्विक भावों के द्वारा जो अनुकरण, अवस्था का अनुकरण किया जाता है वास्तविक रूप से, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिनय कहते हैं। अस्तु, कहने का मतलब जो अभिनय करता है उसको वैसा ही होना पड़ता है। और ये चीज़ केवल नाटक में ही नहीं, आप लोग कहीं कथावाचक बनते हैं, कहीं अच्छे प्रवचनकार बनते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह का वाचिक अभिनय है ना। वाचिक अभिनय का मतलब क्या? केवल वाणी से आपको उस तरह का रोल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि कोई माँ अपने बच्चे से कह रही है कि बेटा तुम ये काम स्कूल से आओ और उसके बाद हाथ धो करके खाना खाने बैठ जाओ। तो जो वाचिक अभिनय वाला होगा वो कैसे बोलेगा? एक माँ अपने बेटे को कहती है, बेटा
जल्दी से हाथ धो करके खाने बैठ जाओ। तो बिल्कुल वैसा ही अभिनय करेगा जैसे वो माँ बोलती हो उसको लगे। इसको बोलते हैं वाचिक अभिनय। एक होता है आंगिक अभिनय, जिसमें बिल्कुल बोला नहीं जाता, केवल आपके शरीर की क्रियाओं से अभिनय किया जाता है। एक पहले आता था चार्ली चैप्लिन, है ना, आजकल कोई मिस्टर बीन, राइट, मिस्टर बीन करके आता है। वो मुंह से एक शब्द बोलता है क्या, लेकिन फिर भी हंसा हंसा करके लोटपोट कर देता है। कौन सा अभिनय है वो? आंगिक अभिनय। कौन सा अभिनय बेटा? आंगिक अभिनय। एक होता है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय में कुछ नहीं बोला जाता। एक अभिनेता आता है मंच पर, एक दुपट्टा लेकर के आता है ऐसे, और दुपट्टा गले में डाल करके अलग अलग प्रकार से दुपट्टों को डाल करके एक्टिंग करता है। कैसे? जैसे उस दुपट्टे को ऐसे करके डाल देगा तो कुछ राजनेता जैसा लगेगा, दुपट्टे को ऐसे करके लगा देगा तो महिला बन जाएगा, दुपट्टे को कुछ ऐसा लगा देगा तो मतलब ऐसे करके और फिर यहाँ हाथ में लपेट जाएगा तो राजा बन जाएगा। तो केवल एक दुपट्टे का ही 5-6 तरह से प्रयोग करके वो अपना आहार्य अभिनय करता हुआ दिखाएगा। और उसी तरह एक होता है, लास्ट में बताया जाता है, सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय की ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को जब नाटक शुरू करते हैं उसके पहले ज़रूर करवाते हैं कि तुमको रोना है, रो। अब बच्चा रोए कैसे? उसको तो रोना आता नहीं। फिर उसको ये कहा जाता है कि तुम अपनी लाइफ में जो तुम्हारे साथ सबसे खराब से खराब सिचुएशन आ गई हो तुम्हारे सामने और तुमको अब रोना है, तुम रो, क्या हो सकता है? और ऐसा कुछ याद करके रो, ऐसा कुछ याद करके रो कि बस रोते जाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बच्चे ऐसे हमारे पास मिलते हैं जिनको चुप करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना अच्छा रोते, कहने का मतलब इतना अच्छे से वो एक्टिंग करके रोते। आई बात समझ में? तो ये कौन सा अभिनय होगा? सात्विक। मतलब आप जिस रोल को कर रहे हो उसमें अच्छे से डूब जाना और फिर उसको करना। अस्तु, अग्रे। तो ये 4 प्रकार के अभिनयों के द्वारा एक नट राम आदि की अवस्था का जो अनुकरण करता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिनय। दृश्य, बोलिए। दृश्य काव्यानि कानिचित् रूपक नामना अपराणि उपरूपक नामना कथ्यन्ते। अब जो दृश्य काव्य आया, अब दृश्य काव्य के 2 भेद करते हैं अपन। कौन कौन से? रूपकम, उपरूपकम। अर्थात जो दृश्य काव्य हैं उनको हम या तो रूपक के नाम से जानते हैं या फिर उपरूपक के नाम से जानते हैं। दृश्य काव्य से 2 भेदौ, रूपकम, उपरूपकम। कुछ रूपक होते हैं, कुछ उपरूपक होते हैं। रूपक वो होते हैं जो बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं, और उपरूपक मतलब छोटे, है ना। उसी तरह यहाँ पर बताया गया। बोलिए आगे। तत्र रूपकाणि नाटक प्रकरण प्रहसन प्रभृतीनि 10 विधानि उपरूपकाणि च नाटिका त्रोटकादीनि 18 भेदानि। क्या मतलब? रूपकस्य कति भेदाः? 10। उपरूपकस्य कति भेदाः? 18। 10 प्रकार के रूपक होते हैं, 18 प्रकार के उपरूपक होते हैं। केवल नाम हम पढ़ लेते हैं। 10 प्रकार के रूपक कौन से हैं और 18 प्रकार के उपरूपक कौन से हैं। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। नीचे टीका में लिखा हुआ है, आपके भी उसमें लिखा होगा शायद। नाटकमथ प्रकरणम करके है ना, टीका में सबसे ऊपर। बोलिए। नाटकमथ प्रकरणम बाणव्यायोग समवकारणिमा इहा मृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि 10। ये 10 रूपक हैं। कौन कौन से? आइए मेरे साथ उच्चारण करें। नाटकम, बोलो। प्रकरणम, बाण, व्यायोग,
समवकार डिमः इहा मृगः अंकः वीथि प्रहसनम। एक एक उदाहरण देख लो। जैसे नाटक का उदाहरण आप सबको पता है, एक आध नाम बताओ नाटक का। अभिज्ञान शकुंतल जैसे नाटक होता। छिकटिकम एक प्रकरण है, जिसको प्रकरण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आप सबको पता होगा भाण, लीला मधुकर नाम का एक है ना नाटक है, उसको हम भाण बोलते हैं। व्यायोग, सौगंधिका हरणम एक व्यायोग है। समवकार का उदाहरण है समुद्र मथनम। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि प्रायः शास्त्री थर्ड ईयर के बाद आप लोग किसी न किसी कॉम्पिटिशन्स को फाइट करेंगे, और उसमें ये पूछा जाता है समवकारस्य उदाहरणम किम, तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए ये आपको बता रहा हूँ, है ना। समुद्र मथनम। डीमः का उदाहरण है त्रिपुरदाह। ईहा मृग का उदाहरण है कुसुमशेखर विजयादि। अंकस्य उदाहरणम अस्ति शर्मिष्ठा ययाति। वीथ्याः उदाहरणम अस्ति मालविका। प्रहसनस्य उदाहरणम अस्ति लटकमेलकम। लटकमेलकम इति प्रहसनम माने हास्य नाटिका, है ना, लटकमेलकम। तो ये 10 रूपक है, उन 10 रूपकों के एक एक उदाहरण आपको दिया। उसी प्रकार 18 उपरूपक भी होते हैं। एक बार उसके नाम का भी यहाँ पर उच्चारण कर लेते हैं। बोलिए। नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, सट्टकम नाट्यरासकम, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि, प्रेंखणम रासकम तथा, संलापकम श्रीगदितम, शिल्पकम च विलासिका, दुर्मल्लिका प्रकरणी, हल्लीशो भाणिकेति च। हाँ, इस प्रकार से यहाँ 18 उपरूपक के भी नाम यहाँ दिए गए हैं। कुछ उदाहरण हम आपको यहाँ पर देना चाहेंगे। जैसे नाटिका का उदाहरण क्या है? रत्नावली। रत्नावली एक नाटिका है, सबसे प्रसिद्ध नाटिका है। उसके बाद दूसरा है नाटिका त्रोटकम। त्रोटकस्य उदाहरणम अस्ति विक्रमोर्वशीयम, है ना। त्रोटकम किम अस्ति? विक्रमोर्वशीयम। उसके बाद आता है गोष्ठी, रैवत मदनिका। सट्टकम जैसे कर्पूर मंजरी। नाट्यरासकम जैसे नर्मवती, है ना। नाट्यरासकम जैसे नर्मवती और विलासवती। प्रस्थानकम का उदाहरण है श्रृंगार तिलकम। उल्लाप्य का उदाहरण है यादवोदयः। प्रेंखणम का उदाहरण है बालीवधः। रासकम का उदाहरण है मेनका हितम। संलापकस्य उदाहरणमस्ति माया कापालिकम। श्रीगदितम इसका उदाहरण है कनकवती माधवः। दुर्मल्लिका इत्यस्य उदाहरणमस्ति बिंदुमती। प्रकरणी, है ना, प्रायो नाटिका तुल्य एव। और हल्लीश का उदाहरण है कलिरैवतकम। और भाणिका लास्ट में है भाणिका, उसका उदाहरण है कामदत्ता। कामदत्ता। इस प्रकार से ये पूरे 18 उपरूपक भी आपको बताएगा। तो चाहे रूपक हो, टोटल दृश्य काव्य कितने प्रकार का हो गया आपके पास? 10 और 18। 10 रूपक और 18 उपरूपक। 28 प्रकार का दृश्य काव्य हो सकता है। सोचो, दृश्य काव्य कितने प्रकार का हो सकता है? 28 प्रकार। मतलब हमारे साहित्य जगत में या संस्कृत वाङ्मय में जो नाटक लिखे जाते हैं वो 28 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। हमें केवल एक ही चीज़ पता है, नाटक बस। परंतु वो नाटक नहीं, 28 प्रकार की अलग अलग विधाएं हैं
जब साहित्य दर्पण वगैरह पढ़ेंगे उसमें ये 28 के 28 प्रकारों को विस्तार से समझा है। अभी यहाँ अपना प्रकरण नहीं है इसलिए इतना विस्तार तो नहीं, लेकिन हाँ एक मात्र नाटक का जो लक्षण है बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक के लक्षण को हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन आज नहीं, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। नाटक का लक्षण क्या है, नाटक के और कौन से उदाहरण हैं, नाटक के अंदर आने वाली कौन कौन सी बातें हैं जिसके बारे में हमने जानना ज़रूरी है, उन सब बातों को हम आगे वाली कक्षा में विस्तार से समझेंगे। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि।